So this is your chapter number 1, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि क्या पॉपुलेशन सच में एक प्रॉब्लम है, या पॉपुलेशन देश के लिए बहुत अच्छी एक बेनिफिट है। मतलब इज इट अ बून और अ बेन। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो पॉपुलेशन है। पर बहुत लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द कंट्री एंड इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड गुड रिटर्न्स फॉर द कंट्री इन अ लॉन्गर रन, प्रोवाइडेड वी यूज देम प्रॉपरली। तो देखते हैं आज हम कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है या पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा वरदान है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं मैं। देखो, इंडिया के फैक्ट्स के बारे में जो आपको मुझे बताना था, तो उसमें यहाँ पर आप देखो, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है, हम जो इंडिया है, इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है। इट इज अराउंड 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। तो हम बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर करके रखे पूरे वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ लैंड। मतलब हमारा साइज बहुत बड़ा है। इतने बड़े साइज में फायदा क्या होता है कि इतने बड़े साइज का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि इतने बड़े साइज में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अगर ये साइज बड़ा है और लोग कम है तब तो बहुत अच्छा है। पर अगर ये साइज बहुत बड़ा है पर लोग उससे भी ज्यादा है, तब ये एक इशू है। जैसे इंडिया के केस में हम 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया कैप्चर करते हैं, बट वी कंट्रीब्यूट अराउंड 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग लगभग 18% हमारा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और इतना बड़ा नंबर इतने छोटे से लैंड एरिया में रह रहा है। हाँ, अगर 2.4% होता तो मतलब हम कह सकते थे कि जुडिशियसली यूज हुआ, या मतलब जितना हमारे पास जगह थी हमने उतना यूज किया। और अगर 2.4 से कम होता तब तो और भी फायदा होता। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जितना जगह ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा, लगभग लगभग 8-9 गुने ज्यादा जगह हम, सॉरी, पॉपुलेशन हमारे पास है। सो दिस इज द इशू विद अस कि इतना बड़ा पॉपुलेशन इतने छोटे से लैंड एरिया में रह रहा है। इंडिया रैंक 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट इट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब तक हम पढ़ते आए हैं सेकंड, बट हमने चाइना को बीट कर दिया है अगस्त 2023 में। चाइना हमसे लगभग लगभग हर चीज में आगे था, पर हमने चाइना को किसी चीज में पीछे छोड़ा है, तो वो है पॉपुलेशन। अब ये कोई प्राउड होने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अब जो है तो है, हमारे पास यही है एक अचीवमेंट कि हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा आगे चाइना से। तो हमने अगस्त 2023 में चाइना को सरपास कर दिया, एंड वी हैव बिकम द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या शुरू से ऐसी रही है, या पॉपुलेशन की ग्रोथ होने में टाइम लगा है। मतलब ऐसे हमेशा से ही इतना ज्यादा था, या ये एक पर्टिकुलर फेज में इतना ज्यादा हुआ है। तो आप देखोगे कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, ये देखो, ये सेंसस 1951 से हमारे पास डेटा है। क्योंकि ये, अब देखो, हम 1947 में आजाद हो गए, उसके बाद हमारा खुद का कंट्री था, तो मतलब हमने सेंसस किया तो हमको पता चला कि वी हैड 361 मिलियन, अराउंड 36 करोड़। इतनी पॉपुलेशन थी हमारे पास इन 1951। बट 1951 जैसे ही आजाद हो गए, तो आजादी के बाद तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ गई, और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूछो मत। आपको पता है 1900s के आसपास, या 1911 से 1919 और 1920s में, ये जो पीरियड था ना, ये पीरियड यहाँ पे ना इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट स्टेबल थी। अगर मैं एक ग्राफ पे बना के दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से स्टेबल था। बट 1951 के बाद धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। मतलब 1920s के पहले ये लगभग लगभग स्टेबल क्यों था, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। क्या रीजन था? देखो, ये वो टाइम है जब 1914 से लेके 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर में काफी लोग मरते भी हैं, तो काफी लोगों की डेथ होती है। तो जितना बर्थ हो रहा था उतना ही डेथ हो रहा था। तो नियर अबाउट पॉपुलेशन क्या हो रहा था, सेट ऑफ हो जा रहा था। तो कुछ ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बट 1920s जैसे जैसे बीत गया, तो 1920s में 1919 में हमने देखा था कि 1919 में पेनिसिलिन की पेनिसिलिन वैक्सीन जो थी उसकी खोज हुई। फिर धीरे धीरे हमने प्लेग और ऐसे सारे बीमारियों से बचना सीख लिया। तो ये सारी चीजें हमारे
कंट्री में एक तरीके से डेथ को कम करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आजादी मिली, अब 1947 बीत गया, अब हमारा मतलब आजादी हो गई, तो 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो 361 मिलियन पॉपुलेशन थी। और आजाद कंट्री के बाद तो भाई अब अपना ही देश है, तो हम दो हमारे 10 ऐसे करके बच्चे बहुत सारे पैदा होने लगे, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। तो आप देख सकते हो कि डेकेडल ग्रोथ, डेकेडल मतलब हर 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो एवरी 10 ईयर्स इट वॉज अराउंड 13.31%। तो ये डेकेडल ग्रोथ था, मतलब पूरे 10 साल में 13% से पॉपुलेशन बढ़ गई। और एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी थी? 1.25%। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व होता है जो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब ये बढ़ते ही जाता है। एक्सपोनेंशियल होना मतलब कि ये बहुत ज्यादा पेस में बढ़ रहा है और इसकी बढ़ने की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये 1.25% वॉज द एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सिमिलरली जब आप आगे जाते जाओगे, देखो एक पीरियड ऐसा आएगा ना, जब 1961 के बाद देखोगे ना आप, लगभग लगभग 1991 और इवन 2001 देखो, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन से बढ़ती ही जा रही है। 21.64, 24.80, 24.66, एंड देन 20, यहाँ से ये कम होना शुरू हुआ 1981 के बाद। तो आप देख सकते हो 1961 से लेके 81 तक ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही है। और इस पूरे मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब हमारे देश में पॉपुलेशन का क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। मतलब आप समझो ना, 24% से आप हर 10 साल में ग्रो कर रहे हो, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, लगभग लगभग 25% है यहाँ पर। सो दिस इज वॉट वी हैड बीन फेसिंग, कि इतना ज्यादा तेजी से ये बढ़ता गया। तो आप एक बात समझो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। फॉर दिस आई नीड न्यू स्लाइड। तो मैं न्यू स्लाइड लेकर आपको बताता हूँ। देखो, जो जो भी कंट्री होती है ना, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन 3 फेजेस में होती है। ऐसे तो 5 होते हैं, पर आप 3 फेजेस भी देखोगे तो 3 ब्रॉड फेजेस कौन से हैं? तो सबसे पहला फेज होता है जहाँ पे लो बर्थ रेट, लो लो डेथ रेट, या हाई, या ऐसे भी बोल सकते हो कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। क्यों? यहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर लगभग लगभग पॉपुलेशन कैसी होती है? स्टेबल रहती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब बर्थ रेट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है डेथ रेट से। तो मतलब अब लोग कम मर रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे फेजेस में पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रो करती है। द पॉपुलेशन ग्रोज इन सच फेजेस, एंड द लास्ट फेज इज वेयर द पॉपुलेशन माइट गेट स्टेबल और इट माइट ऑल्सो डिक्लाइन, जहां पे या तो बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट और मे बी बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट। तो जब कंट्री धीरे धीरे डेवलप होती है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तीनों फेजेस से गुजरती है। इंडिया इस वक्त इस फेज के एंड पे चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ कम हो रही है। तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन हमेशा ग्रो होगी। हम ये फेज से होकर गुजर चुके हैं। तो फेज 1 हमारे कंट्री में ऑलरेडी हो चुका है। फेज 2 के एंड में हम चल रहे हैं। ये लगभग लगभग 2041 में जाके या 2051 में जाके खत्म हो जाएगा। और फिर हम थर्ड फेज में एंटर कर जाएंगे, जहां पर हमारी बर्थ रेट कम हो जाएगी और डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थी, तो उसकी वजह से हो क्या रहा था? देखो, लोग ज्यादा मरते थे, तो लोगों को भी पता था कि यार देखो, बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस कम है। अगर बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस कम है, तो अपने को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बिकॉज अगर आप 4 बच्चे पैदा करोगे, उसमें से एक बचेगा, तो एटलीस्ट आपके पास एक तो रहेगा ना जो आपकी जनरेशन को आगे लेकर जाए। So that is why people used to reproduce more or procreate more, so that their population or their descendancy should go on. But एक फेज आता है जब धीरे धीरे डेथ रेट्स को हम कंट्रोल करते हैं, कंट्री डेवलप हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से फायदा क्या होता है मालूम है? डेथ रेट्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब जल्दी लोग मर नहीं रहे। और आज के टाइम पे देखो तो दादा दादी लोग तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो घर में कलेश करवाते रहते हैं और जा भी नहीं रहे। तो बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि चले जाएं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ना जाए। देखो, अपने दादा दादी के लिए ऐसे सारी दुआएं मत करो कि वो जाए। वो जब तक है उनके साथ रहो, उन्हें प्यार करो। एनीवे, डेथ रेट कम होती है और बर्थ रेट ज्यादा होती है। और ये लास्ट स्टेज होता है जब सब लोग पढ़ लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा
पढ़े लिखे होने के बाद और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद ये कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप हो गई और लोगों को अपने राइट्स पता चल गए, तो इससे फायदा क्या होता है ना, कि लोगों को समझ जाता है कि अननेसेसरी ज्यादा बच्चे पैदा करने से ये कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर भी प्रेशर आता है। सबसे बड़ी बात तो फीमेल की बॉडी पे प्रेशर आता है। और दूसरा कि उस एक बच्चे को पालने के लिए भी, अगर 4 बच्चे पैदा करोगे तो 4 बच्चे को पालने के लिए खर्चे भी तो ज्यादा होंगे। तो इसके लिए बहुत लोग अवॉइड करते हैं, और धीरे धीरे लोगों के अंदर भी जब एजुकेशन आती है तो दे स्टार्ट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर प्रोटेक्शन, सो दैट वो अननेसेसरी, बोलते हैं ना, मिस्टेक में कोई बच्चा ना पैदा हो जाए गलती से। तो वो सारी चीजें भी अवॉइड करने के लिए, या धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है तो ये थर्ड फेज आता है। ये बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, ये सब इसी सब फेजेस में चल रही है, जापान वगैरह। तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ओल्ड एज हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होती है, यंग रहती है। इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन अभी यंग है। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। तो आगे चलते हैं बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स में। अभी जो मैंने आपको समझाया कि बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, इट इज अ क्रूड मेजरमेंट फॉर योर पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ सकती है। अब आप सिंपल मैथ लगा लो, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। एंड वाइस वर्सा, अगर बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। तो देखो 1951 में क्या होता था, बर्थ रेट वाज अराउंड 40%। मतलब बर्थ रेट पर थाउजेंड पॉपुलेशन में 40.8% थी। बट धीरे धीरे देखो, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी और एक टाइम बीतता जाएगा, लोग पढ़ने लिखने लगेंगे और लोगों के अंदर एजुकेशन आएगा, लोगों को अपने बॉडी के भी राइट्स पता चलेंगे। आप एक बात समझो, स्पेशली द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। देखो एक बात, पुराने जनरेशन में ना इतने ज्यादा बच्चे पैदा होते थे ना, उसका एक रीजन ये भी था ना कि जो मेन मेन थे, ये शुरुआत से सोसाइटी कैसी है, पेट्रियार्कियल है। मतलब हम ज्यादातर पुरुष प्रधान जिसे कहते हैं, पुरुष प्रधान हमारा जो मतलब सिचुएशन था सोसाइटी का वैसा था। तो ऐसे में क्या होता था मालूम है, कि ये वुमेन को आराम से मिसलीड कर लेते थे। वुमेन पढ़ी लिखी थी नहीं, उन्हें क्या बोलते थे कि चलो एक बच्चा और पैदा कर लेते हैं, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, लाठी का काम करेगा। या लाठी मतलब एक तरीके से बैसाखी का काम करेगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए ये हमें हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। अरे पर आप एक बात तो समझो, कि उस बच्चे को कमाने लायक बनाने के लिए भी तो 18 साल लगेंगे, या 20 साल लगेंगे, या 22 साल लगेंगे, उसकी एजुकेशन तो कंप्लीट होगी। तो मतलब इतना टाइम दोगे, तब तक तो गरीबी रहेगी ना तुम्हारे पास। मतलब 10 बच्चे पैदा करो, सब 5-5 हजार कमाएंगे तो 50 हजार कमाएंगे, ये क्या लॉजिक हो। एक ही बच्चा पैदा करो ना, उसी को इतना पढ़ा लिखा हो कि वो अकेले 50 हजार से ज्यादा कमाए। समझ रहे हो आप, ये छोटे छोटे सुतली बम क्यों बना रहे हो। आप सीधा एक मिसाइल बनाओ ना, या सीधा एक टैंक बना दो, एकदम खतरनाक बंदा, मतलब अकेला ही जो वन मैन शो। बट द प्रॉब्लम इज, यही बोला जाता था और वुमेन को मिसलीड कर दिया जाता था। बट नाउ द वुमेन आर एजुकेटेड ऑल्सो, दे देमसेल्व्स आर वर्किंग। तो उनको पता है, उनकी बॉडी की राइट्स है। तो एक बात समझो गर्ल्स, कि 2 किड्स से ज्यादा अगर आप करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, कि अगर 2 किड्स से ज्यादा करोगे तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। और ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डीप तक जा सकती हैं, जिससे कि जैसे पेल्विक कैंसर या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। नॉट गेटिंग इनटू द साइंस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं साइंस का प्रोफेसर तो नहीं हूँ। बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग कि इफ एट ऑल इन फ्यूचर योर पार्टनर सेज दैट वी वांट मोर देन 2 किड्स, तो बोल देना भाई तू जाके दूसरी शादी कर ले, मेरे को तो ये 2 बच्चे बहुत है, या एक भी बहुत है। सो दिस इज द रूल, 2 से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, डेथ रेट्स। डेथ रेट अगर ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम है। डेथ रेट ज्यादा होने का एक और, डेथ रेट ज्यादा होने से पता है एक और चीज पता चलती है क्या, कि आपके कंट्री का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मतलब अगर लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंट्री में क्या हो रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं, जिसकी वजह से मतलब मेडिकल इश्यूज है, और इस चीज की वजह से कई लोग मर रहे हैं, मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। या कंट्री में पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, या फिर दवाइयों की अवेलेबिलिटी कम है, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज कम है। तो ये सारी चीजें हैं डेथ रेट शो करती है। तो देखो धीरे धीरे डेथ रेट भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी करेंटली 2023 में, मतलब अब तो 24 आ गया है, पर 23 के डेटा के अकॉर्डिंग वी हैव 6.1% डेथ रेट। मतलब हर 1000 में से 6 आदमी मरता है। ठीक है। और ये 16.1% इज दी बर्थ रेट।
तो 2023 का ऐसा ये डेटा है। आगे देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक औरत अपने जिंदगी में कितने बच्चे, मतलब पूरे अपने जो उसके पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव एजेस होते हैं, जो कि जैसे मेनोपॉज जब तक नहीं आ जाता, तो वो एज तक जितने भी बच्चे अगर वो पैदा करेगी तो उसको उसका टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो ऑन एन एवरेज इट वाज अराउंड 6। कैन यू सी, 1951 में 6 बच्चे ऑन एन एवरेज सबको हो रहे थे। अब 6 एवरेज है तो समझ लो किसी को 10 भी हो सकते थे, किसी को 12 भी हो सकते थे। मतलब एवरेज तो इस हिसाब से भी निकलता है ना। तो एवरेज में 6 बच्चे होते थे, पर देखो जैसे जैसे टाइम आगे गया, 4.5, 3.6 एंड नाउ इट इज 2। 2021 के डेटा के हिसाब से 2 पे आ गए हैं। और आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, फॉर दिस आई अगेन नीड अ न्यू स्लाइड। तो देखो, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन को ग्रो करवाते रहना है तो उसकी फर्टिलिटी रेट शुड बी मोर देन 2.1%, 2.1। मतलब कि ऑन एन एवरेज 2.1 से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए एक वुमन को। मतलब कि एक एवरेज पे 2.1, लगभग 100 में से 21 बच्चे पैदा होने चाहिए, वैसा हाल हो गया। तो 2.1 ऑन एन एवरेज शुड बी योर फर्टिलिटी रेट। और फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो। पर अगर 2.1 से कम है, लेस देन 2.1%, तो पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। और अगर सिर्फ 2.1 है तो पॉपुलेशन विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, इसको, ये क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस लेवल हो जाएगा कि इतना अगर 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन ना बूढ़ी होगी ना जवान होगी। तो आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार वगैरह, तो वहां पे तो 2.1 से ज्यादा है, बिहार यूपी ये सब जगह पे। वहां पे ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा की फर्टिलिटी रेट है, तो इसकी वजह से क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जैसे केरला, तमिलनाडु, ये सारे मतलब जो सदर्न स्टेट्स है, जो थोड़े एजुकेटेड स्टेट्स है, वहां पर इट इज अराउंड 1.7। मतलब लगभग लगभग उनको समझ गया है कि यार इतने ज्यादा बच्चे पैदा करके फायदा नहीं है। सो दिस इज योर व्हाट वी से 2.1 इज द नंबर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यही एक नंबर है, अगर इसके ऊपर जा रही है पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन यंग रहेगी, और अगर इससे नीचे ग्रो हो रही है तो पॉपुलेशन ओल्ड होगी। जापान में 2.1 से बहुत कम है, तो मतलब कि वहां पे तो बहुत ज्यादा कमी चल रही है। इसके लिए देखो, जापान में जो जापानीज लोग होते हैं उनके यहाँ पे पता है, लोग एक तो जीते भी बहुत है, लगभग लगभग 100 साल जीते। तो वहां पे रिटायरमेंट एज भी ना 80 ईयर्स रख दी है। इंडिया में 60 है। इंडिया में 60। हालांकि आजकल तो लोग 60 साल जी भी नहीं रहे, मतलब काफी लोग तो जल्दी चले जा रहे हैं। पर 80 ईयर्स जापान की रिटायरमेंट एज है। तो वहां पे सब बूढ़े हो रहे हैं। आपको पता है बूढ़े होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि ये कंट्री के ऊपर कभी भी अटैक्स हो सकते हैं। इसके पास पॉपुलेशन ही नहीं है कि जो डिफेंड कर सके। बूढ़े लोग जाएंगे लड़ने के लिए, सर में हम तो मिसाइल बना देंगे। अरे मिसाइल बनाने से क्या होगा, मिसाइल को लोड करना, मिसाइल को फिर वहां तक लेकर जाना और बॉर्डर पे लड़ना, ये बूढ़ों से नहीं हो पाएगा। सो कंट्री ऑल्सो नीड यंग पीपल। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो 2.1 तक रहना चाहिए। हालांकि अगर 2 अब इंडिया के पास तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि हमको 2.1 से कम ही रहना चाहिए। पर जैसे उन कंट्रीज के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, सो दे शुड मेक श्योर कि 2.1 तो मेंटेन रहे। इसी बात पे चाइना के बारे में जान लो। चाइना एक ऐसा कंट्री है ना जिसके ऊपर आप कभी भी मतलब चाइना इज अ वेरी मिस्टीरियस कंट्री। पहले बोलता है कि हाँ, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे पैदा करो। फिर बोलता है नहीं नहीं, 2 चाइल्ड पॉलिसी। फिर बोलता है अरे नहीं, एक काम करो, तुमको जितने बच्चे पैदा करने करो। मतलब चाइना, ये वो है ना, चाइना उस लड़की के जैसा है ना जो बहुत सारे वादे करती है कि बाबू हम शादी कर लेंगे, बाबू हम ये कर लेंगे, बाबू हम वो कर लेंगे, और एंड में फिर सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ चली जाती है। तो ये हाल हो जाता है। दिस इज व्हाट चाइना इज। अच्छा, ये किसी लड़की के लिए ऐसा पर्टिकुलर नहीं था, बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, प्लीज ऑफेंड मत हो जाना, पता चलेगा इसके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। चलो एनीवे, सो आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अगर समझो ये बहुत ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, घना एरिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ एरिया जैसे होंगे ना जहाँ पे आप जाओगे ना तो बहुत भीड़ लगी रहती है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर मुंबई के रहने वाले हो तो आप जरा सुबह सुबह दादर स्टेशन चले जाओ, खतरनाक भीड़ रहेगी, एकदम खचाखच लोग भरे रहेंगे।
इतना ज्यादा भीड़ दादर स्टेशन पे आता है कि पूछो मत। उसी तरीके से बहुत सारी जगह इंडिया में मैंने क्या बताया, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 17.8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज वेयर वी हैव दिस डेंसिटी थिंग, कि डेंसिटी मतलब एक 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी का ये मतलब होता है। तो देखो, जो कुछ कंट्रीज है जहाँ पे देखो, जैसे इस घर के पास इतने ही लोग हैं तो इसकी डेंसिटी कम है, पर यहाँ देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सो इंडिया की डेंसिटी क्या है देखो, 1951 में क्या थी, 117, बट 2021 में क्या हो गया है, 473। और आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी है, सिर्फ 35 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक बात बताओ, अच्छे से रहने के लिए जगह किसके पास होगी, यूएस के पास लोगों के पास या इंडिया के लोगों के पास? ऑफ कोर्स यूएस के लोगों के पास। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इतने कम एरिया में रह रही है इंडिया में, इसकी वजह से तो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, रिसोर्सेस सब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और आज देखो आप मुंबई में जो फ्लैट्स की कीमतें हैं, बाप रे, ये तो इतना ज्यादा है। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि यहाँ पे ये एडवर्टाइज ऐसे क्यों करते हैं। आप पता है, आप देखना कभी किसी होर्डिंग में, तो मुंबई में ना लिखते हैं 2 BHK इन 2 crores ओनली। ये जो ओनली वर्ड है ना, ये गलत है। इनको ओनली इधर लिखना चाहिए, टू के पहले, कि भाई 2 करोड़ में ओनली 2 BHK। मतलब इतना ज्यादा महंगाई हो गया है मुंबई में, और इतना कम स्पेस मिलता है आपको 2 करोड़ में। तो दिस इज द प्रॉब्लम, मुंबई में तो भाई बहुत ज्यादा महंगाई है। आपको एक बात बताओ, यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स आर कॉस्टलियर देन न्यूयॉर्क के प्रॉपर्टी के रेट्स। हाँ, आप वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो लेकिन यहाँ नहीं खरीद सकते हो, मुंबई ऐसा हो गया। और बाबा मतलब बैंड्रा और ये सब साइड तो भूल ही जाओ, मलाबार वगैरह तो मतलब आपको अगर एक बाथरूम भी मिल गया ना तो बहुत बड़ी बात है 1-2 करोड़ में। हाँ, खैर एनीवे, हम यहाँ पे थे तो 35 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप एक बात बताओ, अगर भीड़ कम है तो लोग सुखी सुखी रहेंगे ना, एकदम अच्छे से खुश रहेंगे, लोगों के पास जगह रहेगी। वरना क्या होगा, जहां भीड़ होगी वहां झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी, क्राइम भी बढ़ने के चांसेस है। और क्राइम्स के लेवल्स भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके लिए तो देखो, इंडिया में क्राइम्स के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब दादर स्टेशन ही चले जाओ, पक्का है फोन चला जाएगा या तो वॉलेट चला जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये एक इशू है और हमें इसे टैकल करना जरूरी है। हालांकि हम कैसे टैकल करेंगे, आप ही देखो ना, 2.4% है। अब क्या हम दूसरे का जमीन ले लें? मेरे हिसाब से तो हमको चाइना पाकिस्तान का लोन चुका देना चाहिए और पाकिस्तान को अपने अंडर ले लेना चाहिए। लेकिन जाने दो बाबा, उनके लोग आएंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, पता चलेगा कहीं भी फटना शुरू कर देंगे तो भी इशू है। एनीवे, आगे चलते हैं हम। सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब कि हर 1000 में से कितनी फीमेल्स और हर 1000 आदमी में कितनी फीमेल्स हैं। तो देखो, अगर 1000 आदमी है तो लगभग लगभग 1000 फीमेल भी होने चाहिए ना। देखो, बच्चे पैदा होने के तो 50% चांसेस ही होते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अगर लड़के ज्यादा दिख रहे, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि लोग लड़कियों को प्रिफर नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को उनके गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। फीमेल फीटिसाइड या फिर इन्फेंटिसाइड हो रहा है। अगर गर्भ के अंदर ही मार दे रहे हैं, जब वो एक फीटस है तो उसको फीटिसाइड बोलते हैं, और जब वो बच्ची पैदा हो जाती है और उसे तब मारा जाता है तो उसे बोला जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये दोनों ही चीजें सही नहीं है। दिस शोज द कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ द पॉपुलेशन, कि आज भी लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है। आप देखना, ये बात नोटिस करना, कुछ घरों में जहाँ पे एक बॉय के लिए घर में 6 से 7 गर्ल्स पैदा हो गई हैं कि एक बॉय मिल जाए। अरे ऐसा क्या कर देगा एक बॉय? अच्छा देखो, मीटिंग जो है ना, ये 10 मिनट में खत्म होने वाली है, सो आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना। एनीवे, हाँ, तो हम कहा थे, सो आप लोग देखते होंगे कि एक लड़के के लिए 6 से 7 लड़कियां पैदा कर देते हैं लोग, और 6 से 7 लड़कियां पैदा कर देते हैं, और फिर उनके पालन पोषण और बहुत सारी चीजों के लिए इतना सारा कर्ज लेते हैं, उनकी शादियों के लिए, उनको
उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि उनकी एक बॉय की तमन्ना पूरी हो जाए। ऐसा क्या कर देता है एक लड़का जो लड़की नहीं कर सकती है? और आजकल देखो लड़के लोग अपने माँ बाप को ही निकाल देते हैं। और मैं ये गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर लोगों में भी ऐसा होता है। अमीर लोगों में देखो, एक है रेमंड का नाम आपने सुना होगा। रेमंड कंपनी के जो ओनर है, उनके बेटे ने, उन्होंने, एक तो पहली बात तो सबसे बड़ा गलती तो उनके फादर ने, मतलब ओनर ने किया कि अपने जीते जी सारी विल जो है बेटे के नाम कर दी। अगर आप जीते जी अपनी विल बच्चों के नाम कर दोगे तो बच्चे तो निकाल ही देंगे। हालांकि नहीं निकालना चाहिए, जिन्होंने आपको पाला है आप उनको क्यों निकाल रहे हो? वो जैसे ही विल मिली हो उसने अपने फादर को घर से बाहर निकाल दिया। और क्या कर लिया, लड़का ही था ना। तो ये क्या बात होती है, मतलब अकेला लड़का जरूरी नहीं ना कि सारे चीजें कर दे। कई लड़कियां ऐसी हैं जो शादियों के बाद भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखती हैं। सो हैट्स ऑफ टू सच गर्ल्स, ये बहुत बड़ी बात है। एंड हमें भी ये चीज को रोकना चाहिए, फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड को। दिस इज नॉट डन, ये सही नहीं है। देखो डेटा के अनुसार 2019 में 904 था, मतलब कि आप समझ सकते हो कि अ गैप ऑफ अराउंड 96, हर 1000 आदमी में सिर्फ 904 लड़कियां हैं। हालांकि अब ये सिचुएशन बदल गई है। नाउ इट इज राइजन टू 1020। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ये डेटा कौन दिया? एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होती है मिनिस्ट्री, वो रिलीज करती है ये डेटा। तो NFHS 5 जो है वो बोल रहा है कि सेक्स रेशियो हैज राइजन टू 1020। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। ये एक अच्छी मतलब अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। आगे देखते हैं कैसा चलता है। चलिए नेक्स्ट, एज कंपोजिशन। तो एज कंपोजिशन कि कितने लोग कितने किस कैटेगरी के हैं। तो देखो एक एज होती है लगभग लगभग, देखो 0 से 14 तक का एज जो होता है ना, ये लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर चीज में ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। और जो 60 के अबाव होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये दो पॉपुलेशन कैसी हो गई? डिपेंडेंट हो गई। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है ना, 15 to 59, जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट एज इन वो काम कर सकता है, वो प्रोडक्टिव है, वो जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप के लोग इन दोनों का ख्याल रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी दिया 0 to 19 जो है ये डिपेंडेंट वाले में हो गए, ये 60 ये भी डिपेंडेंट हो गए, और ये जो ग्रुप है ना ये इन दोनों का ख्याल रखती है। और किसी भी कंट्री के लिए ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा इनका नंबर रहेगा उतना ही इस कंट्री के लिए फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग काम करने के लिए होंगे, यहाँ पे लोग वॉर्स लड़ने के लिए होंगे, यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स करने के लिए लोग होंगे, यहाँ पे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग होंगे। मतलब यंग माइंड्स के पास, यंग लोगों के पास यंग बॉडी यंग माइंड सब फिट है, तो कंट्री आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर सब डिपेंडेंट है तो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए देखो इंडिया में, हालांकि इंडिया इज ब्लेस्ड, इंडिया को यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। हम पूरे दुनिया के यंगेस्ट पॉपुलेशन में आते हैं। वी आर द यंगेस्ट अमॉन्ग ऑल। और इसका फायदा क्या है कि यंगेस्ट होने की वजह से हमें जो है वर्किंग ग्रुप बहुत ज्यादा है हमारे पास, और बहुत लंबे समय तक है। देखो 2011 में वी हैड अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग ग्रुप, और देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और 2041, जैसा मैंने आपको बताया, 41 तक ये बढ़ेगा, 58.9% तक हमारे पास यंग लोग रहेंगे। तो इससे फायदा क्या है, लगभग 60% पॉपुलेशन इज वर्किंग वाली, और बाकी के लोग डिपेंडेंट है। सो दिस इज एज कंपोजिशन, इसको बोलते हैं एज कंपोजिशन। ठीक है, तो इंडिया का एज कंपोजिशन इज शोइंग अ गुड साइन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, अच्छा डिविडेंड क्या होता है ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत तो है नहीं। डिविडेंड तो आपको पता ही होगा कि जब एक कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो वो कुछ प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती है, फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स उसके पास रहते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कि भाई तुमने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हम पे भरोसा जताया, तो ये लो तुम्हें भी कुछ फायदा। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मतलब कि पॉपुलेशन से मिलने वाला डिविडेंड। अब जितनी यंग पॉपुलेशन होगी उतना ही कंट्री के लिए फायदा होगा। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है,
वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग लोग होते हैं, वर्किंग एज अपॉन नॉन वर्किंग एज, मतलब जितने लोग काम करने वाले हैं अपॉन नॉन वर्किंग एज, फिर इंटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें ज्यादातर वर्किंग एज चाहिए, और जितना ज्यादा वर्किंग एज होगा उतना ही हमारे कंट्री के लिए बेहतर स्थिति होगी, और फिर डिविडेंड भी हमें ज्यादा मिलेगा, हम इन्हें बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना आपको, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यंगेस्ट कंट्री होने का फायदा क्या होता है, यंगेस्ट कंट्री होने का ये फायदा होता है कि यंग है तो ये इस देश को प्रोडक्टिव काम में आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश की ग्रोथ के लिए आगे आ सकते हैं। सो वर्किंग एज अपॉन नॉन वर्किंग एज जो है ये फॉर्मूला है इसका। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इसी को कहा जाता है। तो देखो, एज पर द फिगर्स 2001-10 में देखो, एडिशनल एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी थी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, 1.44, 2.62, 1.81, 1.92, यहाँ तक ये बढ़ेगा, फिर बाद में 2041 से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का होना बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जितना ही बढ़िया होगा हमारे देश के लिए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बट आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, देखो, जितना यंग पॉपुलेशन है ना, यंग पॉपुलेशन ना एक दो धारी तलवार के जैसा होता है। मतलब वो तलवार के ना दोनों साइड पे जो है, वो इस साइड भी धार है और इस साइड भी धार है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, कि ये जो तलवार होती है ना, ये तलवार दोनों का ही गला काट सकती है, दुश्मन का भी अपना भी। और यही प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के यंग पॉपुलेशन की। अगर हमने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं दिए, या इन्हें कोई अच्छी जॉब्स नहीं दिए, या इन्हें कोई अच्छा फील्ड नहीं दिया जिसमें ये अपनी एनर्जी को यूज कर सके, जैसे कि अपना माइंड, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, तो हम इन्हें बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी है। और आपको एक बात बता दूं, एनर्जी को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, सेम एनर्जी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट समथिंग। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से दोनों काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई भी जाती है, और साथ ही साथ उससे हम वेपन्स भी बना सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ यूथ। यंग पॉपुलेशन इज लाइक दैट न्यूक्लियर एनर्जी। आप सब यूरेनियम का एक तरीके से अपने आप में एक खदान हो यूरेनियम की, और अगर आपको सही दिशा नहीं दी गई ना, तो आप यूरेनियम के वेपन्स भी बन सकते हो। और अगर आपको सही दिशा दी गई तो आप पूरी दुनिया में रोशनी भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करके। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू, एज अ गवर्नमेंट हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन्हें अच्छी जॉब्स दे रहे हैं कि नहीं। तो देखो, आज का युवा क्या कर रहा है, आज का युवा ऐसा निब्बे निब्बी वाला काम कर रहा है। भाई इन्फ्लुएंसर बोला कर, ये छपरी क्या होता है, मतलब ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। और देश का दुर्भाग्य यही है कि हमारे कंट्री में हमने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोगों को बनाया है। मतलब जो रील बना लेते हैं, देखो मेरा कोई ऑफेंस नहीं है किसी से, रील बनाने वालों से या किसी से भी, पर आप एक बात समझो ना कि छोटे बच्चे देख के, छोटे बच्चों को तो यही लग रहा है कि यार इनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं भी यही बनता हूँ। तुम्हारा गोल क्या है बच्चों, तुम्हारा गोल यही है? अगर छोटे बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या गोल है, तो बोलेंगे हमको भी बड़े होके रील्स बनाने, हमको भी बड़े होके ऐसे छपरी वाली हरकतें करनी है। नहीं बच्चों, आपको रिसर्च में आगे जाना चाहिए, आपको और ऐसे अवेन्यूज देखने चाहिए जहां पर कोई अभी तक किसी चीज पे स्टडी ना हुई हो, तभी तो इंडिया आगे बढ़ सकता है ना। या फिर आप एटलीस्ट कंट्री के लिए एक अच्छा एसेट बनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डांस करना बुरा है या एक्टिंग करना बुरा है, नहीं, वो स्किल है। पर ये क्या होता है, ये सब तो गलत है ना, दिस इज नॉट डन। हमारे कंट्री को इन्फ्लुएंसर्स ऐसे चाहिए, दीज आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोग रियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हम इन्हें नहीं मान के ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर मानते हैं। और शर्म की बात तो ये है ना कि सीएम जैसे लोग भी ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं। भाई ये बिग बॉस जीत के आया है, कोई ओलंपिक का मेडल नहीं, इसके लिए इतना बड़ा ओकेजन बनाया जा रहा है। मतलब बिग बॉस जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। ये सही है, मतलब आप, बेटा क्या करता है, बेटा बिग बॉस जीत के आया है, और बिग बॉस में क्या करते हैं, बिग बॉस में करते हैं बकैती, यहाँ वहां की बातें, फालतू के बकवास, ये करके आया बेटा। और बेटे को क्या मिल रहा है, करोड़ों रुपए का इनाम। बेटे को क्या मिल रहा है, एल्बम में
ऑफर, बेटे को क्या मिल रहा है पिक्चर में ऑफर। ये गलत है। आप अगर यूथ को सही डायरेक्शन नहीं दोगे ना, तो यूथ ऐसी एल्विश भाई और ये सब सारी चीजें करेगा, और फिर बाद में यूथ बिगड़ेगा। अब देखो, कुछ लोग ऐसे लोगों को भी अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। देखो कोई बुराई नहीं है, ये लोग रैप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है? अगर आपको म्यूजिक के एक फॉर्म को प्रमोट करना है तो अच्छे से करो। मतलब और भी अच्छे रैपर्स है दुनिया में, आप उनके भी गाने सुन सकते हो। बट ये इस तरीके से चीजें क्या है, ये सोसाइटी को धीरे धीरे एक तरीके से हैंडीकैप बनाया जा रहा है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखना, आज नहीं पर आगे आगे के 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद ये सारी चीजें, अगर हमने इन्हें आज इम्पोर्टेंस देना बंद नहीं किया ना, तो हर घर में से ऐसी चीजें निकलेंगी। और आजकल हो भी तो रहा है ना। तो यही बात है। आप कभी मरीन लाइंस चले जाओ संडे को, ये सारे लोग जितने हैं ना, ये लोग वहीं पड़े रहते हैं। एक दिन संडे चले जाओ मरीन लाइंस, तुमको पता चल जाएगा कि पूरा मुंबई का जो सबसे टॉप नॉच छपरी लॉट है ना, वो वहीं वहीं रहता है। और अगर कभी आपको बच्चों लगे ना कि पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहिए, और मम्मी पापा इतना क्यों फोर्स करते हैं, और पढ़ाई लिखाई ना करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे लोगों को देख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई लिखाई ना करके आप ऐसे बन सकते हो। लेकिन आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पैसा तो ये लोग भी कमाते हैं। यार पैसा तो कमाते हैं, पर आप एक बात समझो ना कि आप सोसाइटी में क्या चीजें प्रमोट कर रहे हो। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही से यूज नहीं किया ना, तो ये चीजें आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लम होंगी, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है। सो आगे चलते हैं। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। देखो कोई भी एरिया ना अगर अर्बन होता है, जैसे लोग मुंबई क्यों आना पसंद करते हैं, या पूरी दुनिया वाले न्यूयॉर्क क्यों जाना पसंद करते हैं, ये सब अर्बन, मोस्ट अर्बनाइज सिटीज में से है। मतलब यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी है। आप देखो, आप अपने घर से निकलो, जैसे नीचे उतरो आपको सब्जी वाला, आपको जैसे नीचे उतरोगे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे नीचे उतरोगे एटीएम, मतलब हर एक चीज की सुविधा, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, हर एक चीज घर के नीचे है, एट योर फुटस्टेप्स। इसके लिए तो अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन होने से क्या, अर्बनाइजेशन होने से और भी फायदे होते हैं कि जैसे अब ऐसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन का फायदा ये है कि लोगों को जॉब्स भी मिलती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू करते हैं। तो हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, मतलब उसका गोल ये है कि रूरल एरियाज को भी अब धीरे धीरे डेवलप करके क्या कर दिया जाए, अर्बन में बना दिया जाए, या अर्बनाइज करना शुरू किया जाए उस एरिया को, अर्बनाइज। हालांकि अर्बनाइजेशन के अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम स्टिक रहते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन अगर हम देखें, तो 1951 में सिर्फ 17.3% पीपल यूज टू स्टे इन अर्बन एरियाज, बट बाय द ईयर 2020 34.9% जो है लोग अब अर्बन एरियाज में रहने लगे हैं। लगभग लगभग 35% के भी ऊपर हो चुका है। तो दिस इज द फिगर। तो देखो, अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट। क्या क्या इनिशिएटिव्स है? स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी है, आपके बुक में नहीं है, बट अगर आप ये लिख कर आओगे तो ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलो आगे चलते हैं। ये सारे कुछ स्कीम्स हैं, इनके बारे में अगर जानना हो तो आप देख सकते हैं। वरना बेसिक अगर आप इतना सा भी लिख कर भी आ जाएंगे, तो आपको शायद 1 मार्क्स या आधा मार्क्स आपके एग्जाम में मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर। आगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो एक अनुमान लगाते हैं ना कि भाई देखो 60 से 70 साल तो जिएगा ही। तो इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि क्या एक्सपेक्टेड है कि कितना साल वो जिएगा। तो देखो 1951 में एवरेज मेन यूज टू लिव ओनली 32.45 years, and females only used to live for 31.66 years. This was very saddening to see, क्योंकि सिर्फ 32 साल ही लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। मतलब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों को लगता था 32 साल या 40 साल ही जिएगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये वो टाइम है ना, जब बीमारियां वगैरह आती थी तो कंट्रोल कर पाना, और हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी, हमें बुरी तरीके से बर्बाद करके गए थे ब्रिटिशर्स।
तो ऐसे में हमारे पास पैसे की कमी होने की वजह से और साथ ही साथ हमारे पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे। पर देखो 2001 में ये 63 हो गया, और अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक ये 70, और मेन का 70 और फीमेल का 77.65 तक ये प्रोजेक्टेड रेट है। मतलब इतना लोग ऑन एन एवरेज हमारे देश में जिएंगे, ऐसा एक अभी तक एस्टिमेट है बाय फॉर द ईयर 2051, विच इज स्टिल लेस देन जापान। जापान में तो बहुत ज्यादा जीते हैं, पर फिर भी 70-75 ईयर्स बहुत होते हैं। अगर एक इंसान को अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है तो उसके लिए सिर्फ 75 साल मतलब बहुत हो गए। चलो एनीवे, आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, आगे देखते हैं। अब बस ये चैप्टर ज्यादा बड़ा रह भी नहीं गया है, तो हम कहा थे, हाँ, लिटरेसी रेट्स, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने अगेन आपको बताया ना, अगर कभी डीमोटिवेट हो जाओ पढ़ाई से, कि अगर लगे कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा जाके ऐसे पीछे ये पीपीटी देख लेना और सोच लेना कि पढ़ लिख के कुछ कायदे का इंसान बनना जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। लिटरेसी रेट्स इंडिया की, ओ देखो, लिटरेसी रेट 1951 में कितनी थी? ओनली 21% ऑफ द मेन एंड 8.86% ऑफ द women, दे वर एजुकेटेड। लिटरेसी रेट मतलब 7 साल से ज्यादा अगर कोई है, 7+ ईयर्स, एंड ही कैन रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज, तो वो क्या हो गए? लिटरेट हो गए। तो लिटरेसी रेट्स बहुत कम थी, बट अब देखो लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के हिसाब से 82.14% और फीमेल की 65.46% है। तो टोटल हो गई 74.404%। बट कुछ अनऑफिशियल डेटा, क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, सेंसस 2021 होना था बट नहीं हो पाया है, तो क्यों? कोविड आ गया था, और अभी 24 में तो चांसेस भी नहीं है क्योंकि इलेक्शन है। सो अब ये जो भी होगा तो 2025 तक आपको देखने को मिलेगा, या 26 तक। सो सेंसस के बारे में आपको तब पता चलेगा कि एक्चुअल पॉपुलेशन अब कितनी है। पर कुछ ऐसे स्टडीज और एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग लगभग ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 74 भी नहीं, 77% पे आ गई है। और मेन की हो गई 84 और वुमेन की हो गई 71। एंड अमॉन्ग द स्टेट्स दैट टॉप द लिस्ट इज केरला with 94% literacy rate, wherein men have 96.11% literacy rate and females contribute to the 92% of literacy rate। तो ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हमें फिर कुछ और मेजर्स भी देखने हैं। तो देखो, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? तो देखो 1.77 was the 1.77% was the annual population growth from 2001 to 2011। बट अब ये धीरे धीरे देखो कम होता जा रहा है। मैंने बताया ना, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी, जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन आएगा, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो क्या करेंगे? उनको अपने बॉडी के राइट्स के बारे में पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अच्छे से यूज करना है रिसोर्सेज को। और साथ ही साथ वो सेफर ऑप्शंस यूज करेंगे, लाइक यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, और साथ ही साथ फिर बाद में मतलब अननेसेसरी अबॉर्शन की जरूरत नौबत ना आए। तो ये सारी चीजें हमारी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ के डिक्लाइन होने का ये सारा फैक्ट रीजंस है। आगे चलते हैं। अब देखो, कंट्री में एक पॉलिसी बनाई है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? अब किसी को मार तो सकते नहीं ना, जिसने जन्म ले लिया, ऐसा तो नहीं है ना कि सबको जाके गोली से उड़ा दो, पॉपुलेशन कम हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कर सकते हो। जितना आपका जीने का हक है उतना ही दूसरे का भी जीने का हक है, तो आप किसी को मार नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? हमने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकेंड पॉपुलेशन पॉलिसी है। इसके पहले भी पॉपुलेशन पॉलिसी आई है, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स और मेजर्स भी आए हैं। कई सारे ऐसे भी मेजर्स थे जो कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारे कंट्री में, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बता रही थी। पर हमने फिर एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई 2000 में, जो हम उसके 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव।
तो हमें तीनों ऑब्जेक्टिव देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है पॉपुलेशन पॉलिसी की, अड्रेसिंग द अनमेट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अगेन कॉन्ट्रासेप्शन में प्रेगनेंसी पिल्स, जो आई पिल और बहुत सारी प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, यूजेज ऑफ कॉन्डम्स एंड अदर कॉन्ट्रासेप्शंस। देन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ऐसा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि हमारे कंट्री में जो मैटरनिटी रेट है, जब जो मैटरनल डेथ्स होती है उसे हम कम कर सके। क्योंकि जो मदर्स होती है जब जन्म देते, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मदर्स भी, मतलब डॉक्टर्स के पास ऑप्शन बचता है या तो बच्चे को बचाए या माँ को बचाए। तो ऐसे में हमें चॉइस करनी पड़ती है कि बच्चे को बचाया जाए या माँ को। पर ऐसा ना करना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें अच्छी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। साथ ही साथ अच्छे हेल्थ पर्सोनेल, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस, और आपने एक नाम सुना होगा आशा वर्कर्स, या बहुत गाँव में उसे मिडवाइफ भी बोलते हैं। तो ये सारे जो वर्कर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो जो डिलीवरी वगैरह करने के लिए हेल्प करते थे। तो ये सारी चीजें मतलब की जाती थी। और ये सारे हमारे मतलब कंट्री के, ये इसके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है। देन प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये सारे हमारे कुछ इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है। तो याद रखना, तीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल पॉपुलेशन की। वन इज इमीडिएट, सेकेंड वन इज मीडियम, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो सेकेंड इज मीडियम टर्म। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को किधर लाना है, रिप्लेसमेंट लेवल पे। अच्छा, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? ये वही है जो मैंने अभी बताया, 2.1। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। अगर 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू पॉपुलेशन। और अगर 2.1 से कम है तो पुरानी पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो पाएगी। और अगर 2.1 से ज्यादा है तो जल्दी रिप्लेस हो जाएगी, यंग पॉपुलेशन आएगी। ठीक है। तो ये हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमें उसको 2.1 तक लाने का हमारा टारगेट है। और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। मतलब कि ये जो अभी पॉपुलेशन हमारा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, वो ऐसे ना बढ़ के वो एक स्टेबल स्थिति में जाए। तो दिस इज आवर गोल। आगे, with the requirements of sustainable economic growth, social development and environmental protection। क्योंकि आप एक बात समझो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आएगा, उतना ही ज्यादा फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा कार होंगी, उतनी ज्यादा कार होंगी तो उतनी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड होगी, और उतनी ज्यादा फॉसिल फ्यूल की डिमांड होगी तो उतना ही कम पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल बचेगा। सो दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन्स का हक छीन कर हम खा रहे हैं। और महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि नेचर हैज एवरीथिंग फॉर मैंस नीड, बट नथिंग फॉर मैंस ग्रीड। ग्रीड के लिए तो कुछ नहीं, नीड के लिए सब है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। तो 2045 तक हमें एक स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए। और इस चीज को और डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया? एक नेशनल कमीशन बनाया गया ऑन पॉपुलेशन। मतलब एक बॉडी बना दी गई, 2000 एनपीपी 2000 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत एक बॉडी बना दी गई, जिसको प्रिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। मतलब मेन ऊपर कौन रहेगा? पीएम। फिर उनके अंडर में कितने लोग रहेंगे? सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब जितने भी सीएम हैं, सारे स्टेट के सीएम रहेंगे, और यूनियन टेरिटरी के सीएम। और साथ ही साथ कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स भी रहेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वाली, फिर अलग अलग जितनी हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स भी रहेंगी। साथ ही साथ रेप्यूटेड डेमोग्राफर्स, मतलब ऐसे लोग जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक एक्सटेंसिव स्टडी की है। फिर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, एनजीओ मेंबर्स, मतलब ये समझ रहे हो, आगे ये और भी चेन बड़ी हो जाएगी। तो ये एक पूरी बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, has been constituted. The Commission will oversee and monitor the implementation of goals set out under NPP 2000। क्या गोल्स थे? तीन गोल। कौन से? इंटरमीडिएट, मीडियम लेवल और लॉन्ग टर्म। तो बच्चों देखो, आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है एनपीपी 2000 में, कि क्या क्या था। तो हमको एनपीपी 2000 के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, क्योंकि उस पे से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से आप
बाकी की चीजें देख लोगे कि एन एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रखा है। सो दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्टेट्स विच आर लैगिंग बिहाइंड, जैसे एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, चंडीगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड। ये सारे स्टेट्स को देखने के लिए, जो जहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो देखो, एक इंडिया के मिनिस्टर थे, पॉपुलेशन मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, मिस्टर करण सिंह, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये अभी मैंने आपको समझाया कि सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जब डेवलपमेंट नहीं है, कंट्री पुअर है, तो गरीब क्या सोचता है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा होगा। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी होगा, माल नरिशमेंट भी तो हो सकता है। आपके पास, आप एक तो ऑलरेडी गरीब हो, आप और 10 बच्चे पैदा कर लो, तो 10 बच्चों का पेट कैसे भरोगे, उनको खाना कैसे खिलाओगे? और अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो माल नरिश्ड रहेंगे, अगर वो माल नरिश्ड रहेंगे, उनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा, ना उनकी हाइट ग्रो होगी, ना कुछ होगा, तो वो फिजिकली फिट नहीं होंगे। और फिजिकली फिट पॉपुलेशन नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर दुश्मन तो हमें आराम से हरा सकता है। समझ रहे हो? आपको एक बात बताता हूँ, पोलियो, पाकिस्तान ऐसा कंट्री है ना, जहाँ पूरी पूरी दुनिया लगभग लगभग पोलियो को खत्म कर चुकी है, एक अकेला यही देश है ना जिसमें अभी भी पोलियो बचा हुआ है। और ये इनके हिसाब से क्या मालूम है, पोलियो पोलियो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, जो पोलियो की दवा पिलाने आते हैं, मतलब जो नर्सेज होती है, वो पोलियो की दवा जब पिलाने आते हैं, तो ये उसको मार देते हैं, AK-47 से शूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बम और बंदूक तो मिलना बहुत आम बात है, तो ये लोग उसे शूट कर देते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये सब साजिश है, किसकी, अमेरिका की और बाकी लोगों की, कि ये हमारी फर्टिलिटी रेट को कम कर देंगे। और पोलियो में 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं ना, 2 बूंद, तो इनका मानना है कि अगर 2 बूंद पियेंगे तो हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे। मतलब अब आप समझो ये क्या, क्या लॉजिक है, क्या इनका दिमाग है। ये इस लेवल का इनका दिमाग का स्तर है कि इनके हिसाब से 2 बूंद पियेंगे तो 2 बच्चे होंगे, और उसके बाद नहीं होंगे बच्चे। अरे भाई, तुम एक पूरा कटोरी पी लो, तुम एक पतीला पी लो यार, लेकिन कम से कम पोलियो तो खत्म करो अपने देश से। आज भी वहाँ लंगड़े लूले लोग, आई मीन सॉरी, ये टर्म नहीं यूज करना चाहिए, बट एज इन वहां पर लोग अभी भी पोलियो के शिकार हैं, और इसकी वजह से पोलियो खत्म नहीं हो पा रहा है। आपको पता है, जब ये लोग इलाज कराने इंडिया आते हैं ना, क्योंकि आज भी, अब देखो, बच्चा कितना भी बिगड़ जाए पर आएगा तो पापा के पास ही ना इलाज करने के लिए। तो जब इंडिया के पास आता है, तो हम लोग पहले, आर्मी वाले पहले इनको जबरदस्ती पोलियो पिलाते हैं, कि भाई तू, तेरे देश में तो अभी भी फैला, हमारे देश में खत्म हो चुका है, तो हमारे देश में मत फैला। तो आप देख सकते हो कि ये पुअर लोग और बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा करने से माल नरिशमेंट, बीमारी का डर, और ये सारी चीजें होने का डर ज्यादा रहता है। और ऐसे में पॉपुलेशन फिर, और क्योंकि उनको पता है बच्चे मरने वाले, तो और बच्चे पैदा करो। मतलब ये समझ रहे हो, ये स्केल कभी बंद ही नहीं होगा, और इसी तरीके से ही चलता जाएगा। बट अगर जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी, पुअर से अगर वो मीडियम लेवल पे आया, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप में आया, तो अब क्या होगा, थोड़े लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। तो जो पढ़े लिखे हैं, वो एटलीस्ट समझेंगे कि इतने बच्चे पैदा करके कोई फायदा नहीं, एक ही बच्चे को अच्छे से पालो, इतना अच्छा पढ़ाओ कि फिर वो अकेला ही 10 लोगों के जितना कमाए। तो वो धीरे धीरे और अवेयर होते हैं। और फिर जो एकदम धीरे धीरे रिच कंट्रीज होती है, वहां पे तो और भी कम बच्चे पैदा होते हैं, वहां पे तो 1.5, 1 ऐसी फर्टिलिटी रेट चलती है। मतलब कि एक एक फीमेल पूरी जिंदगी में एक ही बच्चा। और कई जगह पे तो कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे ऐसे सुनने को मिलता है कि वो अब बच्चे, मतलब उनको पैदा भी नहीं करने, जैसे जापान वगैरह में लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उधर एक और रीजन है, वहां पर एजुकेशन वगैरह भी बहुत महंगा है। और एजुकेशन महंगा, आपको पता है वहाँ का एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है। बट ये है कि अगर वहां से बच्चा पढ़ लिख लेगा ना, तो आराम से 100-200 करोड़ की कंपनी तो बना ही लेगा, इतना वहां पे अच्छा एजुकेशन है। बट अगेन, फर्टिलिटी रेट कम है। सो मेरे हिसाब से तो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल पे रहना चाहिए, ताकि चीजें सही रहे। या तो रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा कम, 2 तक आ जाओ, बट फिर बहुत ज्यादा भी कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इंडिया जैसी कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है। सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट लुक्स लाइक। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे, और जैसे जैसे लोग अवेयर होते जाएंगे, तो लोगों को पता चलता जाएगा, तो वो अपने आप बच्चे पैदा करना कम कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉपुलेशन। तो देखो, पॉपुलेशन इज नॉट अ बेन, इट इज नॉट अ कर्स, बट इट इज अ बून।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता है दो तरीके के कैपिटल होते हैं। एक होता है फिजिकल कैपिटल, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। तो रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारे कंट्री का फिजिकल कैपिटल है। बट एक होता है ह्यूमन कैपिटल, मतलब मैं, आप, हम सब, ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। और जितना ज्यादा ये डेवलप होगा ना, तो ये देखो, इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए ना आपको आराम से एक बच्चे को डेवलप करने के लिए 20 से 25 साल देने पड़ेंगे। उसकी पूरी एजुकेशन करानी पड़ेगी, उसको मास्टर्स तक कराना पड़ेगा। तब जाके वो इतना डेवलप होगा कि वो, अब वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है, वो रिसर्चेस कर सकता है, वो नए नए फाइंडिंग्स निकाल सकता है। पर कितना समय लगा ना। रोड बनाना तो आसान है, रेलवेज बनाना तो आसान है। कंट्रीज को इस पे फोकस करना चाहिए। और ह्यूमंस आर नॉट अ कर्स, पॉपुलेशन इज नॉट अ कर्स, बट इट इज अ बून, प्रोवाइडेड यू यूज इट जुडिशियसली एंड वाइसली। तुम अपने पॉपुलेशन को हेल्दी बनाओ, तुम अपने पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाओ। लोग स्किल्ड होने चाहिए। ऐसी कोई भी पॉपुलेशन ना हो, मतलब काम ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसा भी ना हो। स्किल इंडिया मिशन, ऐसी सारी चीजें चलाओ, तो इससे फायदा होगा। हेल्दी पॉपुलेशन, स्किल्ड पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेटेड ही नहीं रहेगी तो भी एक इशू है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ आएंगी ना, तो ये जो ह्यूमन है ना, ये जनसंख्या नहीं, जन की संख्या है। ये लोग जो है ना, हर एक, मैं, आप, हमारे कंट्री में लगभग लगभग अनऑफिशियल फिगर्स 144 करोड़ है। वी हैव 144 करोड़ माइंड्स विच कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। बट द प्रॉब्लम इज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे है मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट लेवल, स्किल लेवल, ये सब पे हम पीछे हैं। यहाँ पे हमको काम करने की जरूरत है। और जिस दिन हमने इस पे काम करना शुरू किया, वो दिन दूर नहीं है जब एक्चुअल में इंडिया विश्व गुरु बन सकता है। हम तो अभी सिर्फ झंडा लेके निकले हैं कि विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है। अरे बनोगे कैसे विश्व गुरु? लोगों से ही बनोगे ना। रोड रेलवे से नहीं बन सकते हो, आपको ह्यूमन कैपिटल को भी बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने माना, बहुत जरूरी है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल भी उतना ही है, उससे ज्यादा जरूरी है। तो हमें ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी रिसेंट एग्जांपल देखोगे तो आपको ये पता होगा, मॉलडीव वर्सेस लक्षद्वीप। देखो पॉपुलेशन का फायदा क्या होता है। एक, मतलब मोदी जी एक दिन गए लक्षद्वीप, और पूरा इंडियन पॉपुलेशन साथ में लक्षद्वीप सर्च करने लगा। और साथ ही साथ इंडिया के सेलिब्रिटीज सब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स नाम का एक हैशटैग चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। आप लोग अगर ट्विटर पे देखते होगे, ट्विटर जो कि जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, तो वो आप देखोगे तो वहां पे एक्सप्लोर इंडियन, इंडियन आइलैंड्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें, आप देख सकते हो, पॉपुलेशन इज नॉट अ बून। एक छोटा सा मिस्टेक किया मॉलडीव्स के एक मंत्री ने, वो जाके अब इंडिया को मॉक कर दिया, बोलता है कि इंडियंस कैन नॉट प्रोवाइड दिस एंड दैट। ले भाई, सीधा लो, जो ट्विटर वॉर चालू हो गई। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ना फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर नहीं, ट्विटर वॉर होने वाली है। और इंडियन इंडियन मीम कम्युनिटी बहुत आगे है। और इंडियन मीम कम्युनिटी इसमें, हम किसी से पीछे नहीं, हम बराबर उसे खत्म कर देंगे। मॉलडीव के 3 मिनिस्टर सस्पेंड हो गए, आप समझ सकते हो। दिस इज द पावर। अपने ही कंट्री में नहीं, दूसरे कंट्री के भी मिनिस्टर्स को हम सस्पेंड करा सकते हैं, इतनी पावर है पॉपुलेशन में। तो आप समझो, पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। चैप्टर का नाम क्या है पता है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम। बट चैप्टर का आंसर क्या है पता है? पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। ये है फर्क। ये प्रॉब्लम है। हम इशू क्या देखते हैं मालूम है? कि बस ज्यादा लोग हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगर ये ज्यादा लोग अगर सही से करें ना काम, सही से अगर वो अपना एजुकेशन करे, सही से उन्हें स्किलिंग मिले, हेल्दी हो, तो ये देश बहुत आगे जा सकते हैं। और यूएस को तो हम ऐसा जेब में लेके घूम सकते हैं। बट द थिंग इज, हमें उन्हें डेवलप करने की जरूरत है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके आगे धीरे धीरे हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे और भी चीजें। और अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो और लोगों में भी आप शेयर कर सकते हो। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। जय हिंद।